नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में महज एक फेसबुक पोस्ट लिखने की वजह से जेल भेज दिए गए प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत देते हुए हरियाणा के डीजीपी को 24 घंटे के भीतर एसआईटी बनाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर महमूदाबाद को भी आदेश दिया कि वह जांच में एसआईटी को सहयोग करें। सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेज दिए गए प्रोफेसर महमूदाबाद को जमानत देकर बहुत बड़ी राहत तो दी है, लेकिन कुछ नसीहतें भी दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ, किसने क्या कहा, प्रोफेसर महमूदाबाद की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर के बचाव में क्या दलीलें दी और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या क्या सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत को एफआईआर का जिक्र करते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से पेश एसजी राजू से क्यों पूछना पड़ा, कि क्या पूछना पड़ा, सुनिए, बहुत अहम है। टेल मिस्टर राजू, वेयर इज द स्टेटमेंट वेयर ही इज इंसल्टिंग द वुमेन ऑफिसर। मिस्टर राजू, ये बताएं कि वह स्टेटमेंट कहां है जिसमें वो महिला फौजी अफसरों का अपमान कर रहा था। एफआईआर बाय वुमेन कमीशन सेज दिस एंड दैट। महिला आयोग की तरफ से दर्ज एफआईआर ये और वो कह रहा है। समथिंग ड्राफ्टेड बाय द लॉयर्स, जो वकीलों की तरफ से ड्राफ्ट किया गया है। शो अस वेयर ही इज इंसल्टिंग द वुमेन आर्मी ऑफिसर। हमें दिखाइए कि वो प्रोफेसर आर्मी ऑफिसर्स का कहां अपमान कर रहे थे अपने लिखे में। इफ सो देन इट इज सीरियस, और अगर ऐसा है तो ये सीरियस है। तो एएसजी राजू जो पेश हुए थे, एसपी राजू, उनके बारे में बार एंड बेंच लिखता है, लुक्स एट द पेपर्स, मतलब उनके पास जो पेपर होगा वो उसमें वो देखने लगे। फिर उन्होंने कहा कि लेट मी सी द प्ली। ही मेड सम कमेंट्स ऑन सोफिया कुरैशी। मुझे प्ली देखने दीजिए। उसने कुछ सोफिया कुरैशी पर कमेंट किया। मतलब जो एसजी राजू थे इसके लिए तैयार नहीं थे इस तरह के सवाल के लिए। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, मिस्टर राजू, आर यू आउट ऑफ दिल्ली। एसजी ने कहा, आई एम इन दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यू वेयर पॉइंटिंग आउट एट समथिंग। एसजी रीड्स द सेकेंड स्टेटमेंट। एसजी ने उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ा और उसके बाद कोर्ट में बहुत कुछ हुआ। जस्टिस सूर्यकांत ने एसजी राजू से वही सवाल पूछा जो प्रोफेसर महमूदाबाद की पोस्ट पढ़कर लाखों लोग पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, कई सीनियर एडवोकेट, पढ़े लिखे तमाम इंटेलेक्चुअल्स, नौकरशाह, जो सिविल लिबर्टी से जुड़े लोग, डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखने वाले लोग, डेमोक्रेसी के पक्षधर लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच के पक्षधर लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं, वो जो पोस्ट है जो 8 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रोफेसर ने लिखी थी 11:48 पर, उस पोस्ट में वो सारी बातें कहां लिखी गई है जो एफआईआर में दर्ज धाराओं में कहा गया, या जो महिला आयोग लगातार 3 दिन से चैनलों पर आकर महिला आयोग की मुखिया कर रही है। वही सवाल जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा। कोर्ट में हुई पूरी सुनवाई में किसने क्या कहा, इस बारे में विस्तार से इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। थोड़ा फ्लैशबैक भी, क्योंकि जानना जरूरी है, एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पर। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर लिखे एक पोस्ट की वजह से अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ राज्य महिला आयोग और एक स्थानीय बीजेपी लीडर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर 18 मई को दिल्ली आकर दिल्ली पुलिस की मदद से प्रोफेसर महमूदाबाद को गिरफ्तार कर लिया था। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने प्रोफेसर के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल रखा था। चैनलों पर जा रही थी, एएनआई को बाइट दे रही थी, लगातार इंटरव्यू दे रही थी और प्रोफेसर पे ऐसे आरोप लगा रही थी जो उनकी पोस्ट में कहीं लिखा ही नहीं गया था। उनके खिलाफ दर्ज 2 एफआईआर में ऐसी धाराएं लगाई गई जैसे प्रोफेसर ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर दी हो, देश विरोधी काम किया हो और विदेशी ताकतों को मदद पहुंचाया। और यह भी दूसरी एफआईआर जो बीजेपी के लोकल लीडर की तरफ से योगेश जठेरी की तरफ से दर्ज कराई गई है, उसमें यह सब भी लिखा है कि प्रोफेसर विदेशी ताकतों को मदद पहुंचाने के इरादे से काम कर रहे थे, धार्मिक भावनाएं भड़का रहे थे। और वो जेठारी ने कहा कि यह व्यक्तिगत तौर पर प्रोफेसर से संवाद में, बहस में उन्होंने प्रोफेसर की जुबान से सुना और उसके बाद एफआईआर में उसका जिक्र है। तो एक एफआईआर जो बीजेपी लीडर की तरफ से है
और दूसरी एफआईआर महिला आयोग की तरफ से। दोनों एफआईआर अलग हैं, दोनों में आरोप अलग हैं, एक फेसबुक पोस्ट पर और दूसरा बीजेपी लीडर ने कहा कि उनकी तो आमने सामने मुलाकात हो गई। उस पर 100 सवाल है, कहां मुलाकात, कैसे मुलाकात, कौन गवाह, और यह मनगढ़ंत कहानी कैसे। सब कुछ बहुत सुनियोजित तरीके से हुआ और एक मुस्लिम प्रोफेसर को सबक सिखाने वाले अंदाज में हुआ। प्रोफेसर महमूदाबाद की 2 दिन तक हिरासत में रखने के बाद हरियाणा पुलिस ने कल सोनीपत की अदालत में उन्हें पेश किया और 7 दिनों की रिमांड फिर मांगी, लेकिन अदालत ने प्रोफेसर को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की बेंच में मामले की सुनवाई थी। प्रोफेसर महमूदाबाद की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। जैसा कि शुरू में आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर के खिलाफ जांच रोकने की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आईजी रैंक के अधिकारी के साथ 3 आईपीएस अधिकारियों की ऐसी एसआईटी बनाने का आदेश दिया जिसमें एक महिला अधिकारी जरूर हो। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एसआईटी में शामिल आईपीएस अधिकारी दिल्ली और हरियाणा के रहने वाले न हो। यहां एक दिलचस्प बात है कि 2 दिन पहले इसी बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ने ही एमपी के मंत्री विजय शाह के मामले में भी इसी तरह की एसआईटी बनाने का ऑर्डर दिया था और ऐसे ही कहा था कि कल रात तक 10 बजे तक डीजीपी एसआईटी बनाए और यही कहा गया था कि उसमें एमपी काडर के आईपीएस अधिकारी हों, लेकिन एमपी से बाहर के हों, और एक महिला अधिकारी हो और एक आईजी रैंक का अधिकारी हो। तो उसी तरह का ऑर्डर यहां भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और क्या हुआ उसको विस्तार से जरा समझिए। दलील क्या दी गई, जजों ने क्या सवाल पूछे। जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, जब सुनवाई हुई 2 जजों की बेंच ने, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि 8 मई की स्टेटमेंट है, पेज नंबर 46 पर देखें। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल है या कोई पोस्ट है, तो सिब्बल ने कहा फेसबुक पोस्ट है। और उसके बाद कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर खान की तरफ से जो फेसबुक पोस्ट लिखी गई थी उसको पढ़कर बेंच को सुनाया। पूरी पोस्ट, जो पोस्ट हम अपने वीडियो में कई बार आपको सुना चुके हैं, जो 8 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर जिस रात लॉन्च की गई, आतंकियों के अड्डे पर जिस रात तबाही मचाई गई भारतीय सेना की तरफ से, उसके बाद अगली सुबह जब ये 2 फौजी अधिकारियों की तरफ से ब्रीफिंग हुई थी, मीडिया को बताया गया था, पूरी जानकारी दी गई थी, तो ये 2 फौजी अफसर थी, उनको उनकी तस्वीर लगाकर यही पोस्ट की थी, जो कई बार मैं वीडियो में बता चुका हूं। बहरहाल इस पोस्ट के बारे में कपिल सिब्बल ने बताया और कहा कि यह देशभक्तिपूर्ण पोस्ट है। जस्टिस सूर्यकांत ने स्टेटमेंट पढ़ते हुए कहा, आगे देखते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बिना सोचे समझे युद्ध की वकालत कर रहे हैं। ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। इस पोस्ट में भी युद्ध की वकालत करने वाले लोगों पर तंज किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जहां वे युद्ध के कारण नागरिकों, सैन्य कर्मियों आदि पर पड़ने वाले प्रभावों पर अपनी राय दे रहे हैं, वहीं वे राजनीति की ओर भी रुख कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बीजेपी की हेट मॉन्गरिंग वाली पॉलिटिक्स, मॉब लिंचिंग और कुछ और बातें लिखी गई और उसको बीजेपी ने मुद्दा बनाया। उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा, पोस्ट में लिखा है कि राइट विंग सपोर्टर कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश में बुलडोजर से घर तोड़ने और मॉब लिंचिंग की भी निंदा करनी चाहिए। और यही बात प्रोफेसर महमूदाबाद ने लिखी है कि आप कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दे रही हैं, लेकिन वो जो ऑप्टिक्स है उसी तरह से क्या देश में मुसलमानों की स्थिति है क्या, और वो राइट विंग के लोग क्या मॉब लिंचिंग और ये सब जो हेट स्पीच या हेट मॉन्गरिंग होती है क्या उसकी भी उसी तरह से आलोचना करते हैं क्या? नहीं करते हैं तो ये ऑप्टिक्स है और ये हिपोक्रेसी, ये उन्होंने कहा था। तो खैर कपिल सिब्बल ने वो सुनाया। जस्टिस सूर्यकांत बोले बेशक हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। क्या इतना सांप्रदायिक बोलने का समय आ गया है? देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, नागरिकों पर हमले हुए और उस समय वो इस अवसर पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सवाल था जिसमें थोड़ा एतराज भी था। फिर सिब्बल ने कहा 10 तारीख के बाद भी इंतजार किया जा सकता था, लेकिन इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं है। अगली सुबह 6:30 पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई, मतलब शिकायत की अगली सुबह 6:30 पर क्यों एफआईआर दर्ज की गई, वह उनका अभिनंदन कर रहे हैं, उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि उस फेसबुक पोस्ट में फौजी अधिकारियों की और फौज की तारीफ की गई है, फौजी अधिकारियों की कोई अपमान नहीं की बात नहीं है। और वाकई इस पोस्ट में कहीं से कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं किया गया है। कोई भी आंख खोल के इस पोस्ट को पढ़ेगा उसे यही दिखेगा, यही कपिल सिब्बल ने बताया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम नहीं जानते, मुझे यह करने का अधिकार है, वह करने का अधिकार है। मानो पूरा देश कई वर्षों से अधिकारों का वितरण कर रहा है। इसे डॉग विस्लिंग कहते हैं, जिसे हम कानून में समझते हैं। सिब्बल ने कहा
कि देशभक्ति से भरा बयान है। देखिए भारत के विचार पर वह क्या कहते हैं। वह जय हिंद कहकर अपनी बात समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो फेसबुक पोस्ट है इसमें आखिरी जो 2 शब्द हैं वो जय हिंद है, जो प्रोफेसर की पोस्ट है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कुछ राय राष्ट्र के हित में नहीं होती, लेकिन राय देते समय अगर आप, तो कपिल सिब्बल ने बीच में कहा, मैं सहमत हूं, युद्ध विराम के बावजूद नागरिक भी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब शब्दों का चयन जानबूझकर अपमान या दूसरे पक्ष को किसी तरह की सुविधा पहुंचाने के लिए किया जाता है, हमें यकीन है वो शिक्षित हैं, आप कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने फिर कहा, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन इससे कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं पैदा हो रहा है। पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, कुछ भी हो सकता है, वो न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने प्रोफेसर महमूदाबाद की स्थिति का जिक्र किया। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 9वां महीना है और उन्हें जेल भेज दिया गया। और ये कहा कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, क्योंकि एफआईआर में यही कहा गया कि सांप्रदायिक तनाव, धार्मिक भावनाएं आहत हो गई और भड़काया जा रहा है, और ये सब बातें दोनों एफआईआर में कहा गया। और ऐसी धाराएं भी लगाई गई जो देश की एकता अखंडता को जिससे खतरा हो, और बहुत सारी बातें, जिस पर 4 वीडियो में बात कर चुका हूं मैं। खैर, एसजी राजू जो हरियाणा सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा वो हाईकोर्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या यह भी उतना ही कारगर उपाय है? मतलब वो सुप्रीम कोर्ट सीधे क्यों इस केस में आ गए कपिल सिब्बल, मतलब प्रोफेसर की तरफ से सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाएगा? जस्टिस कांत ने कहा, एक जेन्युइन ऑब्जेक्शन है, वैध आपत्ति है, लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत विचार किया है, तो आपके अनुसार उनका महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा? सवाल पूछा। तो एसजी ने कहा, मुझे याचिका पर एक नज़र डालने दीजिए, जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। जस्टिस कांत ने कहा, सूर्यकांत ने, क्या उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिला अधिकारियों के खिलाफ कुछ कहने की कोशिश की है? तो एसजी ने कहा, दूसरा बयान इससे पहले से भी खराब है, मेरे मित्र ने इसे पूरा नहीं पढ़ा है। फिर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, वही शुरुआती पंक्ति, जांच से पता चलेगा कि वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। फिर एसजी ने कहा, इस मामले को शुक्रवार को ही रखा जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पूरा प्रोजेक्शन ऐसा है जैसे वो युद्ध विरोधी है। क्यों? क्योंकि परिवार, सेना के जवान, युद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोग और जो पीड़ित हैं और युद्धों से देश को लाभ मिलता है, कोई विश्लेषणात्मक दिमाग वाला व्यक्ति ही होगा। अब उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वो युद्ध विरोधी है और उसके बाद कोई विश्लेषणात्मक दिमाग वाला व्यक्ति होगा। ये मैं भास्कर के हवाले से हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ऑब्वियसली सारा जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, दलील है, वो सब इंग्लिश में हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 2 ऑनलाइन पोस्ट के कारण एफआईआर दर्ज की गई। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। शुरू में ही मैंने कहा जांच पर रोक नहीं लगी, लेकिन शब्द के इस्तेमाल की प्रवृत्ति को समझने के लिए हम डीजीपी हरियाणा को एसआईटी गठित करने का निर्देश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर कहा गया, एक महिला अधिकारी होगी और याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने के निर्देश देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेएम सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त अंतरिम जमानत लगा दी गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में हुए अलगाववादी हमले या हमारे देश द्वारा दिए गए जवाबी संबंध में भी हमने अखबार में पढ़ा, छात्र प्रोफेसर अगर उन्होंने कुछ करने की हिम्मत की तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश की, हम जानते हैं कि इन लोगों से कैसे निपटना है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है। 24 घंटे में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने और पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया। और उसके बाद कहा कि एसजी ने कहा कि हम रिमांड के माध्यम से अपराध सिद्ध करने की सामग्री जुटाने की प्रक्रिया में, क्योंकि हुआ ये था कि हरियाणा पुलिस की तरफ से कल भी जो 7 दिन के लिए रिमांड मांगी गई थी, तो कहा गया कि हम उनके फ़ोन, लैपटॉप और बहुत सारे ऐसे एविडेंस जो होते हैं, वो एविडेंस जुटाने के लिए हमें उनकी रिमांड चाहिए, जो सोनीपत की अदालत ने रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जांच अधिकारी को कोई और आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो उसे रिकॉर्ड में रख सकते हैं और अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग कर सकते हैं। फिलहाल तो ये मोटे तौर पर कोर्ट में यही हुआ, लेकिन एक इसका आउटकम ये हुआ कि उनको जमानत मिल गई, जो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। ये बहुत बार मैं इस फेसबुक पोस्ट के बारे में बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन इसकी क्रोनोलॉजी जरूर है कि 8 तारीख को उन्होंने पोस्ट लिखी, 12 तारीख को महिला आयोग की जो मुखिया है रेणु भाटिया, हरियाणा महिला आयोग की जो बीजेपी लीडर हैं, रही हैं, बीजेपी की ही हैं, उनकी तरफ से उनको नोटिस गया। 14 को सम्मन करके उनके सामने फिजिकली प्रेजेंट होने को कहा गया। प्रोफेसर ने 14 तारीख को अपना जवाब दे दिया, जिसमें पब्लिक स्टेटमेंट के साथ लिखित तौर पर महिला आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा
कि ये महिला आयोग के अधिकार से बाहर की बात है। इस तरह की बात मैंने कुछ लिखी नहीं जिसमें महिला फौजियों का अपमान है, और ये सवाल लगातार उठे कि इसमें कहीं से कोई अपमान की बात नहीं है, और महिला आयोग की एंट्री कैसे हो गई, और उस राज्य में जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर महिलाओं की चुप्पी, महिला आयोग की चुप्पी के 100 सबूत है। उसी राज्य में जहां हिमांशी नरवाल के साथ जो हुआ, जिस तरह से उनकी चरित्र हत्या हुई, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी जिनकी हत्या पहलगाम में आतंकियों ने की थी, उस पर महिला आयोग की भूमिका, और तमाम मामलों में महिला आयोग की भूमिका। और यहां चूंकि उनका नाम अली खान महमूदाबाद था, इसलिए उनको टारगेट किया गया। ये हम सब लोगों की राय लगातार यही है, लेकिन उसकी क्रोनोलॉजी है कि उसके बाद कैसे सुपरफास्ट स्पीड से हुआ। महिला आयोग की मुखिया ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री को कांटेक्ट किया, मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस एक्टिव हुई होगी, एफआईआर दर्ज हुई, फिर दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई बीजेपी के लोकल लीडर योगेश जेठानी की तरफ से। उन्होंने भी कुछ बात जो कही, उस एफआईआर को पढ़कर मैं कई बार सुना चुका हूँ कि इस एफआईआर को पढ़ के लग रहा है कि इसमें कहानी बनाई गई है, अपने आप में एक ज़बरदस्त पटकथा लिखी गई, और ये सब हुआ। और उसके बाद प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई। अदालत से कल उन्हें न्यायिक हिरासत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज उन्हें जमानत मिली। बहरहाल अब एसआईटी की गठन की खबर आएगी। एसआईटी क्या जांच करती है, ये अपने आप में सवाल है। कल भी हमने सवाल पूछा था कि भाई विजय शाह ने जो बयान दिए, उस विजय शाह के बयान के वीडियो मौजूद हैं। वीडियो में कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा, वो मौजूद है। हाईकोर्ट ने डांट कर, फटकार कर एफआईआर दर्ज कराई, वो मौजूद है। हाईकोर्ट ने दोबारा उस एफआईआर को रद्दी कहा, धोखा कहा, फरेब कहा, छल कहा, वो मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। इन सब के बाद विजय शाह की सेहत पर कोई फर्क पड़ा नहीं। गिरफ्तारी तो दूर, उसका इस्तीफा भी नहीं हुआ, विजय शाह वही है। और ये सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर एसआईटी का गठन करता है तो समझ में कल भी बात नहीं आई, परसों जब वो खबर आई कि एसआईटी क्या जांच करेगी। उसने जो बयान दिया ऑन रिकॉर्ड है, उसने कंडीशनली माफी भी मांग ली विजय शाह ने कि अगर मैंने ऐसा कहा और किसी को की भावनाएं आहत हुई तो मैं माफी चाहता हूं। तो उसने मान लिया, जो आदमी माफी मांग लिया वो मान लिया कि मैंने ऐसा कहा है। उसके बाद एसआईटी 3 बड़े अधिकारियों की, जिसमें एक आईजी रैंक के अफसर, क्या जांच करेंगे विजय शाह के उस बयान की जो टेप में मौजूद है, जो 50 सेकंड जो उसका गुनाह दर्ज है उस वीडियो में। तो पता नहीं, उस जांच की तारीख मुकर्रर कर दी, रिपोर्ट देना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर नजर रखेंगे, बेंच यही था। अब यहां भी ये क्या जांच होगी, जांच के दायरे में क्या आएगा, क्योंकि आरोप तो है इन पर कि विदेशी साजिश कर रहे थे, विदेशी ताकतों की मदद कर रहे थे, और इसी तरह की का नैरेटिव पिछले 3 दिनों में लगातार बनाया जा रहा है। तो क्या ये एसआईटी उसके जांच के दायरे में क्या आएगा, एसआईटी का रुख क्या होगा? वो अफसर, आईपीएस अफसर हरियाणा के ही हैं, हरियाणा काडर के हैं, उनका सरकार पर कितना दबाव होगा, क्या करेंगे, ये सब आगे की बात है। फिलहाल एक खबर जमानत की, देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। नमस्कार।